नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में अब तक जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। कल हमने पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें समाप्त कर दिया था। आज जियोग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। तो पहला हमारा है वर्ल्ड जियोग्राफी का। चलिए इसमें देखते हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा, चट्टान या धातु के बने हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के दोनों बीच में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा ये क्या होते हैं? चट्टानी पदार्थ हैं। इसे लघु ग्रह भी कहा जाता है और ये कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। अब तक जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसमें 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले फोबोस और डिमोस, यहाँ पे है फोबोस। अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोबोस और डिमोस है, ये मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं। फोबोस और डिमोस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसकी खोज 1877 में की गई थी। इसमें फोबोस का व्यास, ये सब छोड़ो, चलो यहाँ देखते हैं हम। बुध और शुक्र के पास, अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से चयन करें और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भोर सांझ का तारा किसे कहा जाता था? शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। भोर का तारा शुक्र है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह अपनी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे? तो कौन सा ग्रह? ये हमारा एपोफिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? तो नवीनतम ऐतिहासिक खोज, सूर्य की कोर और सतह एक ही गति पर से घूमती है। सूर्य की कोर उसी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज गति से घूमती है। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। सूर्य के जो सूर्य की कोर है, मतलब जो बीच वाला है भाग है, वो सूर्य के सतह से 4 गुना काफ़ी तेज से घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी हमने देखा था शुक्र है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन इसी को कहा जाता है, जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भोर का तारा, तो वही है शुक्र है, भोर का तारा। अगला क्वेश्चन देखो, चमकीला ग्रह भी पूछ ले, तो चमकीला ग्रह भी हमारा कौन सा है? शुक्र है। तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? ये सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो 7 तारे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वही सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो जब हम देखते हैं, अगर सूर्य से देखते हैं, तो सूर्य का सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो बृहस्पति सबसे दूर है इसमें। ठीक है, तो बृहस्पति इसमें ज़्यादा समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ऐसे है आपका। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है वर्तमान में, तो यहाँ पे 79 है हमारे बृहस्पति के पास उपग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो देखो सबसे ज़्यादा ग्रह तो अभी हमारे शनि के पास है। ठीक है, लेकिन बृहस्पति के पास कितने? 79 है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह
लाल प्रतीत होता है, तो मंगल ग्रह जो होता है ये लाल प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह हमारा क्या होता है, ग्रह लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गुरु ग्रह के अधिकृत चांद 2013 में कितने थे? तो 2013 में बृहस्पति के पास 64 थे, अब कितने हैं? 79 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा जो सबसे ज़्यादा दूर है, बृहस्पति, ठीक है, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कितना समय लेता है? तो 11.9 वर्ष लेता है। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है जियोइड आकार का है। जियोइड मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऐसे कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, उभरा हुआ है कहीं से, तो ऐसा है, जियोइड आकार का है। अगर आपसे पूछ ले कि टॉलमी ने 1543 में भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, उसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो इनका दो अलग अलग कंसेप्ट है। टॉलमी ने क्या कहा था? टॉलमी ने कहा था कि समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जबकि कोपरनिकस ने दिया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसमें बोला था कि सबसे ब्रह्मांड में सबसे केंद्र में कौन सा? सूर्य है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है, तो कहाँ पे होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी ये बीचों बीच 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होता है, ये गुजरती है। इस पर क्या होगा कि दिन और रात दोनों समान हो गए, ठीक है, इस रेखा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों जो परिक्रमा कर रही है, वो किस कारण से परिक्रमा कर रही है? तो कौन सी गति कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो अभिकेंद्रीय बल का और उदाहरण देख लो आप, यहाँ पे रस्सी में गेंद बांधकर रस्सी को एक छोर पर पकड़कर घुमाना, ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, समतलीय वृत्त पथ पर कार की गति, ये सभी क्या? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अक्षांश और देशांतर से भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे हैं? तो ग्रीनविच है से कितने आगे? 5.5 घंटा आगे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो हमारा मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, ठीक है। पूछ ले आपसे कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे हमारा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार इसको मैप बना के थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर बना तो है ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, इससे मैप हो गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो ये गुजरता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग आ जाता है, ये वाला, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे हमारा उड़ीसा है, ये वाला भाग, और ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो सूर्य से जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आती है वो किसके निकट सबसे सर्वाधिक होगी? भूमध्य रेखा के। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ना कि ये देखो हमारा पृथ्वी, ये हमारी कौन सी है? पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है। अब यहाँ से सूर्य है, सन है, और सन की रोशनी जो जाएगी डायरेक्ट हमारा भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? तो उष्णकटिबंध जो हमारा है वो
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ देख लेते हैं उष्णकटिबंध। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पर भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा ये हमारा। ठीक है, कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी। ठीक है, और इसके जो बीच वाला ये भाग है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस से भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? तो मानक देशांतर कौन सा हमारा? 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, जिसको भी हमने देखा था, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, अगर पूछ ले ग्रीनविच से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे हैं। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों की ओर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी कुल देशांतर संख्याएं होंगी? 1 डिग्री के अंतराल पर, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो कितनी होगी? 89 होगी। ठीक है, क्योंकि जो अक्षांश रेखा की संख्या वो 180 है, तो ऊपर कितनी होगी? 89। ठीक है, एक तो बिंदु होता है हमारा, तो रेखा कितनी होगी? 89 होगी। देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर दूरी बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। तो कौन सा है? आदि रेखा के पूर्व और अथवा पश्चिम। इनमें से किसे खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे गुजरती है? बेरिंग की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। भारतीय समय रेखा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी उसके बाईं तरफ जाने पर, मतलब पश्चिम की ओर जाने पर दिन घटते हैं। ठीक है, और उसके दाईं ओर जाने पर दिन क्या होता है? बढ़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ग्रीनविच है, ग्रीनविच से मतलब ग्रीन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर उसके बाईं तरफ जाता है तो घटता है हमारा समय, और यहाँ जाता है तो बढ़ता है। ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर है, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री घूमने पर क्या होगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो वही हमारा 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगा? 360 मिनट घूम जाती है, डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और तथा स्थानीय समय सुबह के 10:30 बजे हैं, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय क्या होगा? देखो यहाँ पे 20 डिग्री है और 80 डिग्री है। देखो 20 डिग्री 80 डिग्री, तो मान लो तो इसका अगर हम माइनस करेंगे तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री दोनों पूर्वी में है, तो क्या होगा? प्लस वाला होगा हमारा। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री में कितने होंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 240 मिनट होगा। 240 मिनट मतलब 4 घंटे। ठीक है, 240 मिनट मतलब 4 घंटे होगा। 4 घंटे, तो वहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 80 डिग्री पर कितने बजेंगे? 4 घंटा ज़्यादा होगा, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 2 बजेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर 20 डिग्री पर 10 बज रहे हैं तो 80 डिग्री पर क्या होगा? 4 घंटे आगे 2 बजेंगे। ठीक है, 2 बजे के 2 PM होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर है। अगला है हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे बड़ा
हुआ नदी द्वीप, बड़ा बसा हुआ सबसे नदी द्वीप कौन सा है हमारा? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप किस में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसे माजुली द्वीप बोलते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देवरी और मिंजी जैसी जनजाति का घर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश चैनल, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल डैश को अलग करती है? तो इंग्लिश चैनल उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसमें। तो इंग्लिश चैनल किसका हिस्सा? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जो उत्तरी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को विभाजित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और यहाँ पर हम देखेंगे मिहिर सेन जो थे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। मिहिर सेन, इन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मिहिर सेन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में फैला हुआ है। तो गंगा डेल्टा जो है यह भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 2005 में जो बैरन द्वीप था वो फिर से फट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है? तो ग्रेट बैरियर है, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ग्रेट बैरियर या ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछ लें न्यू कैलेडोनिया रीफ कहाँ पे? फ्रांस में है। फ्लोरिडा रीफ अफ्रीका महाद्वीप में है। रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में। सबसे बड़ा कोरल रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत के मूल पर्वतमाला है? तो कौन सी है इसमें? पूर्वांचल हिमालय है हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? जावा ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिंद महासागर में के बीच जो सबसे गहरा बिंदु है सुंडा गर्त, जिसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप होता है? तो दुम्राकृतिक या जालीनुमा होगा अफवाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो जालीनुमा क्या होता है? जहाँ पर कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप विकसित होती है। अफवाह धरातलीय अफवाह जल की वह मात्रा है। चलो ठीक है, अफवाह मतलब नदी तंत्र का बात होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ गर्म और जलीय जलधारा मिलती है वहाँ पर फुहारे वाला मौसम होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दोनों सही है। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली एक छोटी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, छोटी नहीं, एक ठंडी जलधारा है जो बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होती है। ठीक है, और जहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? तो कौन सा है यहाँ पे? केरगुएलन पठार हिंद महासागर में जलमग्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसमें गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से निकट से उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा इसमें। देखो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है,
सही नहीं कौन सा, दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ठीक है, तो और अगर पूछ ले अमावस्या और पूर्णिमा का दिन सबसे दीर्घ ज्वार आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है ना, हाँ बिल्कुल सही है, कुमायूं हिमालय। हिमालय सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमाचल नहीं, शिवालिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? केवल 1 सही है, तो 1 में मतलब सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सिंधु और सतलज के बीच जो मध्य क्षेत्र है पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है प्रायद्वीप कहलाता है। बिल्कुल सही है। पूर्वी घाटों का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है। नहीं, कौन सा है? महेंद्रगिरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट का सबसे छोटी अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल C1 सही है, तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 है। आंतरिक हिमालय। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है, जिस पर हम रहते हैं लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? कोंगो नाडू नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा, कुटनाड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन, बांग्लादेश, भारत से होकर गुजरती है। इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये हमारा भारत का मैप है। अब यहाँ से होकर थोड़ा ये हमारा ऐसे से आती है। ठीक है, चलो समझ लेना भारत को मैप है। यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती हैं और ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर आती हैं। यहाँ नामचा बरवन अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ है, यहाँ से टकराकर ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद यहाँ पर ये आकर बांग्लादेश में गिर जाती है। बांग्लादेश मतलब होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जब आती रहती है तो इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, ठीक है, सांगपो के नाम से तिब्बत में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। जब यहाँ आती है बांग्लादेश में तो जमुना यहाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और यहाँ पे ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, तो इसे भी याद रखेंगे। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना, और जाके ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानसरोवर के यह मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसी पर असम में सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है? 78%।
वही ऑक्सीजन पूछ ले तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.093%, अन्य गैस से पूछ ले तो 0.04%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हार्स्ट और ग्रेवेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ब्रंसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ब्रंसन क्या होते हैं यहाँ पर देखते हैं ना, भूपटल की भौगोलिक प्लेटों पर अधिक दबाव पड़ने से वे अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है और एक और शिलाएँ दूसरी ओर शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे भ्रंशन कहते हैं। ठीक है, जब वो क्या होता है, धंसती है या ऊपर, कुछ शिलाएँ ऊपर आ जाती है, कुछ नीचे चले जाते हैं, तो वो हमारा भ्रंशन कहलाता है। विस्थापित होने वाले ऊपर उठे खंड को हॉस्ट कहते हैं। जो ऊपर उठ गया घटन बच गया ऊपर उठा हुआ तो उसे हॉस्ट बोलते हैं, हास्ट बोलते हैं। जबकि नीचे धंसे हुए खंड को क्या कहते हैं? ग्रेवन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो माउंट ऑफ गॉड। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का छत्र किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को दुनिया का छत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत इसी पठार पर स्थित है। पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, ऊंचाई में विभिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं। तो ऊंचाई में विभिन्नता वाले जो ज्वार होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। अलग अलग टाइप के ज्वार होते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी इसमें से कौन सा नहीं है? माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी नहीं है सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली, एटना, कटोपैक्सी, बैरन, ये सभी क्या सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऊंच पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, ऊंच सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उपयोग कुल ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैसें को कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैसों की तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है। पृथ्वी को गर्म रखने में अधिक योगदान सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है। ठीक है, SF6। अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है। कौन सा करती है? ड्रमलीन करती है। ठीक है, ड्रमलीन क्या होता है यहाँ पर हम देख रहे थे, जब हिमानियों के तल पर हेमोड का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदकार टीलों के रूप में, जो मतलब हिम होता है, मतलब जहाँ पे ग्लेशियर होता है वहाँ पे गुंबदकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उसे बनी स्थलाकृति को ड्रमलीन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ठीक है, ड्रमलीन। निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी के बास्केटबॉल? तो वही है हमारा ड्रमलीन। ठीक है, ड्रमलीन मैंने बता ही दिया कहाँ पर ग्लेशियर में इसका निर्माण होता है, हेमोड में। बास्केट ऑफ एग। हेमोड कहाँ निर्मित होते हैं? ग्लेशियर क्षेत्र में हेमोड निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन विश्व का सबसे पुरानी और साफ पानी सबसे गहरी झील है? तो कौन सी झील है? बैकाल झील है। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र के में ये स्थित है, साइबेरिया, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकरित खंड को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट का। जो जोड़ने वाले को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पर कि हमारा ये इंडिया है और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, और इसको दो समुद्र को यहाँ पर जोड़ रही है। एक हमारा तो इसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट, तो वैसे ही इसको बोला जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। दो
समुद्रों को जोड़ने वाले को स्ट्रेट कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं वातावरण के सबसे निम्नतर स्तर को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सबसे जो निम्न स्तर है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल ए। देखो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ है 13 किलोमीटर तक यहाँ पर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटना होती है वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा, समताप मंडल। इसमें कोई वायुमंडल में ऐसी घटना नहीं होती, इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद संताप मंडल के जैसे ऊपर जाओगे तो इस संताप मंडल के यहीं पे ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा मध्यमंडल। ठीक है, संताप मंडल के बाद इसकी जो ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है ना, मध्यमंडल में ओले आने, यहाँ पे आने के बाद जल जाते हैं, ठीक है, मध्यमंडल में। इसके बाद यहाँ पे होता है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल में इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंगे होते हैं और सैटेलाइट भी इसी में आयन मंडल में होता है, ठीक है। इसके बाद आयन मंडल से ऊपर होता है हमारा बहिर्मंडल, के ऊपर होता है बहिर्मंडल, ठीक है, यहाँ पर बहिर्मंडल। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ये वाले सब गैस नाप के संलयन इसी में होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पृथ्वी के यहाँ पर देखो अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम संताप मंडल में पवन तंत्र है। ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, नहीं, ओजोन मंडल संताप मंडल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करती हैं। तो ये पराबैंगनी किरणों को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है, जो कि जिसका क्षेत्रफल कितना है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल पूछ ले तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। आगे आप हम अगले नेक्स्ट वीडियो में महाद्वीप, देश, राजधानी और मुद्राएं से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।